अपने पेशेंट का मतलब रख सकते हैं वेंटिलेशन के थ्रू या जनरल मोबिलाइज़ेशंस के थ्रू या जनरल एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू। तो इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है पीप को कि हमारे लंग्स को एल्वियोलाई को कैसे ओपन रखता है और how important it is to keep a person breathing. More how much support the ventilator provides. मतलब आप देखना है कि कौन-कौन से वो वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ब्रीथिंग काउंट कर रहा है हमारा एचआर अ, ऑक्सीजन का, इन्हेलेशन का। हार्ट रेट अच्छा मुझे प्लीज़ आप लोग अगर थोड़ा-सा इंटरैक्ट करें यहाँ पे, मुझे बताएँ कि हार्ट रेट वग़ैरह क्यों इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट के लिए? क्या ये क्या इंडिकेट कर रहा होता है? अगर आप में से किसी ने हॉस्पिटल सेटिंग में काम किया है तो कोई बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? आप थोड़ा-सा इंटरैक्ट करें ना ताकि मुझे भी पता चले कि कोई सुन भी रहा है। अच्छा चलें आई डोंट नो हार्ट रेट इम्पोर्टेंट होता है हमारा इसलिए क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पेशेंट को एक्सरसाइज़ करवा रहे हैं, तो उसका जो अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें पता है कि हमारी बॉडी या हार्ट रेट ड्रॉप हो रहा है क्योंकि हार्ट रेट इज़ नॉट हमारा हार्ट इतना जो हार्ट के मसले हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें बॉडी को। तो हमने क्या करना है वहीं पे स्टॉप कर देना है या कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ओवर प्रेशर कर रहा है हमारे हार्ट के मसल को, तो हमने तब भी रोक देना है। ब्लड प्रेशर इज़ द की हमें देखना होता है कि हमारे ब्लड का प्रेशर कितना है या वो बहुत डाउन हो रहा है, ये ना हो कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाए। तो या अगर कोई पल्मोनरी एम्बोलिज़्म है तो हमने तब भी पेशेंट को हार्श एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ नहीं लेके जाना होता। और हार्ट रेट में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि कई यंग लोग आजकल हम देख रहे होते हैं एक्सरसाइज़ करते हैं और हम सुनते हैं कि जी वो जिम कर रहा था या वो कोई प्लेयर है, वो अपनी गेम के दौरान ही वो उसको हार्ट अटैक हो गया। तो क्या होता है कि हमने हार्ट रेट को यहाँ पे देखना होता है, कोई एम्बोलिज़्म है या कोई डीवीटी वगैरह का पेशेंट है, तो इसलिए हार्ट रेट को कैलकुलेट करने का पूरा फ़ॉर्मूला होता है और हम भी पेशेंट को जिसको हार्ट कंडीशन है तो हमें जब उसको नो दिस प्रॉपर अ, इस तरह जो भी स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये ख़ास फ़ॉर्मूला होते हैं कि हमने पेशेंट को कितनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज़ करवानी है, कितनी फ्रीक्वेंसी की करवानी है, एवरीवन इज़ डिफरेंट हमने पेशेंट टू पेशेंट वैरी करना होता है। एसpO2 जो हमारी परसेंटेज ऑफ तो नॉर्मली ही लंग्स का शेड्स तो बोल होती है तो हमारे डॉक्टर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं। रेस्पिरेटरी रेट ब्रीथिंग कितनी है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है मिनट। फिर आ गया हमारा FiO2 मैंने आपको अभी पहले बताया था कि फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है जो कि पेशेंट वेंटिलेशन के थ्रू ले रहा होता है। ये मैंने एक पिक्चर अटैच की थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन-कौन सी चीज़ें अटैच होती हैं हमारे वेंटिलेशन के साथ। अच्छा अगर आपको पता होगा कि हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस को बहुत ज़्यादा देखना होता है। अगर जब मैं मुझे याद है जब मैं पहली मरतबा आईसीयू में गई थी तो मुझे कुछ इतना ख़ास आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने सारा इसको रीड आउट किया था कि मतलब मेन थिंग इज़ कि हमने क्या करवाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने क्या नहीं करवाना और कब नहीं करवाना या कब डिले करना है। तो हमारी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 88 से कम है तो हमने स्टॉप कर देना है। हार्ट रेट हमारा अगर 40 से कम है या 130 से ज़्यादा है तो हमने तब भी पेशेंट को या तो बहुत आराम से एहतियात के साथ लेके चलना है और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब हम पेशेंट वेंटिलेशन पे या क्रिटिकल कंडीशन में है तो हमने जस्ट वेट नहीं करना कि पेशेंट की साँस फूलेगी या उसको कोई तकलीफ होगी तो हमने उसको छोड़ देना है। नो, वी हैव टू कीप चेक एंड बैलेंस हमने रीडिंग्स देखनी होती हैं
विदाउट रेडी तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इसमें हम लापरवाही नहीं कर सकते। एरिथमियाज़ हमने देखने होते हैं, एब्नॉर्मल हार्ट साउंड जो होते हैं, इसीलिए जो हमने स्टेथ हमने अपने साथ रखनी होती है। व्हेन वी आर वर्किंग इन आईसीयू एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट को सेप्सिस हो गया या वो डायबिटिक था, डायबिटिक फुट हो गया उसको एंड ही इज़ स्टिल एक्टिव इन एक्टिव ब्लीडिंग और वो अपना आईसीयू में है। तो हमने क्या करना है कि जो कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज़ है, हमने उस हिस्से में नहीं करवानी क्योंकि पेशेंट इज़ ऑलरेडी सेप्टिक और एक तो वो और ज़्यादा कंडीशन को वर्स्ट करेगा और एक तो ये कि जब वो मोबिलाइज़ेशन स्टार्ट करेगा, तो उसकी जो एक्टिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अ, और हाई सीपी प्रिकॉशंस हमने बहुत ज़्यादा जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और उन पे हमने एक एट द एंड ऑफ द डे हमने बहुत चेक एंड बैलेंस के साथ पेशेंट को अपना आगे लेके जाना होता है। लाइन्स एंड ट्यूब्स आगे मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सी इम्पोर्टेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट को सारी ट्यूब्स लगी हुई हैं डेफ़िनिटली अगर पेशेंट इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है तो पेशेंट इज़ अनएबल टू पास हिज़ और हर यूरिन सो फोली ट्यूब उनके साथ अटैच होगी एंड इफ पेशेंट वेंट इन इन severe accident or something happened to the patient and हमने ड्रेनेज की है तो स्टिल हमें बहुत ज़्यादा केयर के साथ उसकी ट्यूब या सक्शन ट्यूब लगी हुई हैं, तो वी हैव टू गो विद द केयर। मूव स्लोली, वी डोंट हैव टू हरी, हमें आराम से पेशेंट को लेके चलना है। 3 पॉइंट सपोर्ट में होता है कि पेशेंट को हमने अगर पेशेंट अ, ठीक नहीं है, तो हमने क्या करना है कि उसको 3 पॉइंट सपोर्ट देने के चीज़ के और वो अपने बैलेंस को मेंटेन कर सके। वाइर्स को पुल नहीं करना कि हमने बेहतियाती से बस हरी में हम पेशेंट को सँभालने और उसकी हमने कोई ट्यूब भी खींच ली और सेक्शंस को और ज़्यादा वर्स्ट कर दिया उसकी कंडीशन को। कम्युनिकेशन विद द नर्स एंड रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टाइप्स ऑफ लाइन्स ही मस्ट आइडेंटिफाई अच्छा एंडोट्रैकियल ट्यूब क्या होती है? जैसे ni उम, पेशेंट एनेस्थीसिया में हमने एंडोट्रैकियल ट्यूब को ट्रैकिया को ओपन रखने के लिए हमें ट्यूब पास करनी है। उसके लिए ये ट्यूब मैंने अटैच भी की हुई है साथ में जो थिन सी एक ट्यूब होती है जो कि एयरवेज़ को ओपन रखने के लिए करते हैं। सेंट्रल लाइन क्या होती है? सेंट्रल लाइन में हम कैथेटर जब हम पास करते हैं हमारे सुपीरियर वेना कैवा में या लार्ज आर्टरी जब भी ब्लड से या हमने कोई ऐसी डोज़ देनी होती है पेशेंट को जिसमें अ अम जो आर्टेरियल लाइन क्या होती है बी टू बी रिकॉर्डिंग के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक पेशेंट की रीडिंग्स चाहिए लाइक हमें होल वो उसकी रीडिंग चाहिए तो हमने बात करना है कि उसकी रीडिंग के लिए क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी इन क्रिटिकल कंडीशन और हमें रीडिंग टाइम टू टाइम चाहिए, बीट टू बीट चाहिए और एक्यूरेट चाहिए। तो दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वे कि हम आर्टेरियल लाइन के साथ हम उधर से पास कर दें और वहाँ से हम अपनी रीडिंग और सैंपल कलेक्शन भी लेते रहें। चेस्ट ड्रेनेज अच्छा उम, जो डॉक्टर था उसको ऑटिज़्म था और पहले दिन ही जब एक्सीडेंट होता है एक ट्रेन के पास आई थिंक तो उसको उसको कट लगा के वो उसका जो प्रेशर लंग्स में निमोथोरैक्स उसमें स्टैबिंग हो गई तो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट वाज़ अनएबल टू ब्रीथ तो वो उसको कट लगाता है उसके लिए उसकी एब्रेशन बहुत ज़रूरी होती है। जैसे वो कट लगा रहा होता है, ड्रेन हुआ है और ट्यूब वगैरह पास हुई हुई है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फोलिक कैथेटर यूरिन को पास करने के लिए इवन के जो फीमेल्स होती हैं आफ्टर डिलीवरी उनके साथ भी ये अटैच होता है। ये मतलब दिस इज़ वेरी कॉमन अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एनजी और ओजी ट्यूब जो फूड को पास करने के लिए या सक्शनिंग करने के लिए किसी ने कोई पॉइज़न इन्हेल कर लिया या कोई मेडिकेशन से ओवरडोज़ ले लिया, तो हम स्टमक को क्लियर करने के लिए एनजी ओजी ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये फ़ोलिक कैथेटर की पिक्चर ऐड कर दी थी कि आप लोगों को आइडिया हो जाए।
पोज़ीशनिंग, व्हाई इट मैटर्स। अगर हम फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं और हमें पोज़ीशनिंग का नहीं पता, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग जिसको ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए पोज़ीशनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। न इसमें क्या होता है कि वेंटिलेशन इम्प्रूव होती है, हम एक जगह प्रेशर की वज़ह से स्किन इज़ लाइक कंटीन्यूअसली प्रेशर होता है, स्किन सेंसिटिव होती है, समटाइम्स वो ओल्ड एज में होते हैं पेशेंट, तो हमने वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने उसकी पोज़ीशनिंग चेंज करनी है। अब तो वो मैट्रेसेस वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, उसके साथ अप टू डेट रहना हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं विद मिनिमम एफर्ट्स। प्रेशर सोर्स को इम्प्रूव लाइक बचाती है एनहांस एयरवे क्लीयरेंस और वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो रिड्यूस आई डोंट नो रिड्यूस क्यों लिखा है मैंने ऑप्टिमाइज लंग एक्सपेंशन और फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट है उसको जो सीधा लेट के उसको उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो हम उसको सेमी फर्स्ट वर्क ऑफ ब्रीदिंग मतलब इसीलिए कि वो ईज़ी हो जाए लाइक वो जो वर्कलोड हमारे लंग्स पे पड़ रहा है या हम स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रीथ करने में, तो वो ईज़ी हो जाता है। ये आगे आ गया। स्पाइन पोज़ीशन भी होती है, सेमी फॉरवर्ड पोज़ीशन होती है लाइक वी कीप द पेशेंट इन 30 टू 45 डिग्री। साइड लाइंग होगी, प्रोन हो गई व्हेन इंडिकेटेड इन हाई सिटिंग। अच्छा, ये है एक होता है। इसकी जो मेन कॉज़ होती है वो सेप्सिस होती है। इसके अलावा ये निमोनिया या किसी भी चोट लगने की वज़ह से भी जब हमारे स्टैबिंग वग़ैरह हो जाए उसकी वज़ह से या रिब फ्रैक्चर हो गया तब भी हो जाती है, लेकिन मेन कॉज़ इज़ सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है बेसिकली उम, जब हमारा इन्फेक्शन जो हमारा ब्लड में चला जाता है, तो वो हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा साइटोकाइन्स रिलीज़ करती है। तो जो बॉडी उस मैकेनिज़्म में चली जाती है तो वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। तो वो कंडीशन जो होती है वो सेप्सिस होती है। सेप्सिस में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स की जो एल्वियोलाई हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं और उसमें वो जो हमारे अब हमने इसको ठीक कैसे करना है? द मेन क्वेश्चन इज़ लाइक हमने इसको ठीक कैसे करना है? ठीक कैसे करना है? जो एंड प्रेशर है हमारा उसको हमने वेंटिलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और बाकी पोज़ीशनिंग में और हमारी हैंड की मोबिलाइज़ेशन में आहिस्ता-आहिस्ता करके हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और ये रिस्टोर हो जाती है लाइक यहाँ पे बहुत सिकुड़ गया है लंग हम अगर देखें तो हमने इसको दोबारा जब हम एल्वियोलाई में प्रेशर को जो एक्सहेलेशन प्रेशर इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता लंग अपनी जो ओरिजिनल पोज़ीशन में उस तरफ चला जाता है। अ, ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है हमारी जो प्रोन पोज़ीशन है लंग इंजरी में जो उसमें हमने क्या चेक करना है लाइक प्रेशर एरियाज़ और एंड एयरवेज़ को हमने हमेशा सेफली एयरवेज़ की सेफ्टी के लिए हमने आइज़ एंड एयरवेज़ सेफ्टी इसको हम प्रोन पोज़ीशनिंग में हमने कैसे उसको सेफली रखना है कि पेशेंट ईज़िली ब्रीथ कर सके। सक्शनिंग क्या होती है? सक्शनिंग आपने देखा होगा कि अगर किसी के नी ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी के हिप ट्रांसप्लांट हुआ है, आपने अगर ऑर्थो में काम किया हो या इवन कि कोलेस्थेसिस में भी सक्शनिंग ट्यूब लगी होती है कि जो कि जो एक्स्ट्रा जो ब्लड या पस बन रही है उसको बाहर ले जैसे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। करवा रहे हैं, कोई टीबी का पेशेंट था या सीआरडीएस का था, तो हमने क्या करना है सीओपीडी का था, तो हमने क्या करना है कि सेक्शनिंग टाइम टू टाइम करनी होती है। अगर मैं यहाँ से अगर अपने पेशेंट को दे रही हूँ कपिंग और परक्यूशन दे रही हूँ, तो मेरे पास एक नर्स होनी चाहिए मेरे साथ जो कि सेक्शनिंग करती जाए टाइम टू टाइम ताकि वो पेशेंट के लिए ब्रीथिंग करना ईज़ी हो और जो एक्स्ट्रा पस है उसको हम ड्रेन आउट कर लें। चेस्ट फिजियोथेरेपी में एयरवे क्लीयरेंस हमारी ज़रूरी होती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एक्सपेंशन टेक्निक्स और हमने कैसे एक्सपेंशन टेक्निक इज़ बेसिकली हमने लंग्स को कैसे एक्सपैंड करना है, ब्रीथिंग को कैसे मैक्सिमाइज़ करना है। असिस्टेड कफिंग हमने पेशेंट को आपने देखा होगा हम पेशेंट को कहते हैं कि जब जनरल एनेस्थीसिया के बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि आप कफ करें, हल्के-हल्के कफ करना स्टार्ट करें आप, ताकि जो एक्यूमुलेशन है वो आपकी जो स्प्यूटम है वो बाहर आ सके। सेक्शन असिस्टेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लाइक वी कांट डू द परकशन थिंग एट द सेम टाइम एंड वी आर डूइंग द सेक्शनिंग दैट्स नॉट इवन पॉसिबल।
इंडिकेशन फॉर चेस्ट फिजियो कोई सिक्रीशंस है, हमने कब चेस्ट फिजियो करनी होती है, वीक कफ है, एटेलेक्टेसिस है, कोलैप्स हो गया लंग या निमोनिया है या रिड्यूस लंग एक्सपेंशन है। सो चेस्ट फिजियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके हम देखते हैं आगे कि कौन-सी टेक्निक्स हैं, कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं और किस तरह हम चेस्ट फिजियो देते हैं पेशेंट को। अगेन contraindications आर वेरी इम्पोर्टेंट। अनस्टेबल हीमोडायनामिक्स है हमारी पेशेंट की जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं या हमारी पेशेंट का जो बॉडी है उसमें हमने इसका टेम्परेचर भी देखना है, इसका हार्ट रेट भी देखना है और बॉडी कितनी स्टेबल है, सेप्सिस तो नहीं है, ये सारी हमने चीज़ें देख के हमने पेशेंट की पहले पूरी रिपोर्ट देखनी है और फिर हमने आगे इसको लेके चलना है बिकॉज़ वी कांट टेक द रिस्क। High P positive and expiratory pressure or fraction inhalation of oxygen, which we give through ventilation. Thoracic सर्जरी हुई है या रिब फ्रैक्चर हुआ है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और कॉशंस के साथ लेके चलना होता है पेशेंट को। सिवियर ब्रोंकोस्पैज़म है तो तब भी होल्ड ऑन। टेक्निक्स में मैंने अभी बात की थी कि हमारी कौन-सी टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम चेस्ट फिजियो देते हैं, तो परकशन। अम, अच्छा यहाँ पे ये नहीं होता कि बस पेशेंट को पीटते जाओ, हमने अपनी रिस्ट को बिल्कुल हल्का रखना है और जस्ट लाइक ऐसा भी नहीं कि हम उसे ज़ोर-ज़ोर से दें और खुद को भी थका दें और पेशेंट का भी बुरा हाल हो। क्योंकि जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि हमने उसको ज़्यादा बहुत एहतियात के साथ लेके चलना होता है। हमने पेशेंट की कंडीशन देख के, उसकी स्किन देख के, हमने हल्की-सी टैपिंग करनी होती है और अपनी जो रिस्ट है उसको बिल्कुल अ, हल्का-सा रख के तो हमने ऐसे इसका भी एक पैटर्न के साथ हमने पेशेंट को परकशन देनी होती है। कप हैंड्स में क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन परकशन एंड कप्ड हैंड इज़ लाइक हमने कप शेप में हाथों को रख के हमने ऐसे रिदम के साथ लेके चलना होता है। अ, हमने अपने रिदम को बहुत ही जेंटल रखना होता है और 3 टू 5 मिनट्स पर एरिया अवॉइड ड्रेन एंड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्योंकि हमें पेशेंट की सारी कंडीशन तो नहीं पता होगी कि उसका बीएमआई वगैरह क्या है, तो हमने बड़ा लाइट हैंड रख के पेशेंट को क्योंकि अगर उसको ब्रूसेस हो गए हैं तो प्रेशर सोर्स के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और ऑन द अदर हैंड पेशेंट कैन फाइल कंप्लेन अगेंस्ट यू। उसके बाद वाइब्रेशंस हमने मोबिलिटी को मतलब उसको शेक करते हैं, वाइब्रेशंस देते हैं ताकि पेशेंट की जो एक्सक्रीशंस हैं, वो मोबिलाइज़ हो सकें और वो थोड़े ब्रेक होके टेंगल्स जो बने हुए हैं, वो थोड़े ब्रेक हों और कफ के ज़रिए फिर हम जब हम पेशेंट को परक्यूशन और कपिंग देते हैं ना और वाइब्रेशन, ये 3 टेक्निक्स मेरी फ़ेवरेट है। क्योंकि इसके आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि आप कफ करें। फिर वो जब कफ करते हैं तो वाक़ई स्प्यूटम की एक अच्छी खासी मिकदार बाहर आती है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हमने ये भी नहीं कहना होता पेशेंट को कि हाँ, एक्सहेल कर दो पूरा साँस लंबी ठीक है लेकिन हमने अपने लंग में स्टिल थोड़ी-सी मतलब हवा जो होती है वो रखनी चाहिए। ये नहीं होता कि एक्सहेल करते बिल्कुल एक्सहेल ही कर दो। जेंटल शेकिंग मोशंस वही आ जाती है। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि चेस्ट फिजियो में हमने फ़ोर्स नहीं अप्लाई करनी होती। हमने एक आर्ट के साथ ना पेशेंट को लेके चलना होता है कि उसकी मोबिलाइज़ेशन, कपिंग, परकशन ये सारी हमने एक जेंटल सी रख के ताकि ना तो पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो जाए और मैक्सिमम आउटकम आ सके क्योंकि एक तो पेशेंट इतना वीक होता है अगर वो हॉस्पिटल में है तो इट्स हार्ड फॉर देम वो ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट और हमने उनके लिए वो डिफिकल्ट नहीं करना होता। एसीबीटी एक्टिव ब्रीदिंग साइकिल टेक्नीक, ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे करनी है, डीप ब्रीथ कैसे करना है, हफ एंड कफ जो कि हम परकशन वगैरह के बाद करते हैं। इन्फेक्शन में हमने कैसे लेके चलना है ये हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सीओपीडी पोस्ट ऑपरेटिव लंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें चेस्ट फिजियो जब कोई भी पोस्ट ऑप चाहे वो ऑर्थो वार्ड में या आईसीयू में या गायनी वार्ड में है इवन या जनरल मेडिसिन में है तो हमने हाफ कफ, परकशन, कफिंग और कपिंग ये सारी चीज़ें इन पे हमें ग्रिप होना बहुत ज़रूरी होता है। डीप ब्रीथिंग में आगे आगे मैं दिखाती हूँ कि आपको टेक्नीक कैसे लेके चलनी है। असिस्टेड कफिंग सपोर्ट अपर एब्डोमेन और रिब हमने एक पेशेंट को होल्ड करना है, उसको बताना है कि कौन-कौन से मसल्स आपने यूज़ करने हैं। आपने जब ब्रीथ इन करना है तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका डायफ्रामेटिक एरिया है,
ये एक्सपेंड हो, मतलब प्रॉपर ये गाइड होता है पेशेंट को और हमने उसको बताना है कि यू हैव टू होल्ड इन ऑक्सीजन और योर ब्रेथ फॉर फ्यू सेकंड्स एंड देन एक्सहेल आउट एंड देन डू द पर स्लिप ब्रीथिंग, जो कि उसके लिए ईज़ी बनाती है और इसके अलावा ये स्ट्रेस को भी बहुत रिलीज़ करता है और पेशेंट मेंटली प्रिपेयर होता है कि ठीक है, मैंने सर्जरी में जाना है और उसके बाद भी मैंने इस चीज़ को फ़ॉलो करना है कि मैंने ब्रीथिंग कैसे करनी है, पर स्लीप कंट्रोल ब्रीथिंग करनी है, ताकि ताकि पेशेंट ऐसे भी ना हो कि वो ऐसे शॉर्ट्स ब्रीथिंग ले रहा है और वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। नो, यू हैव टू बी वेरी काम, उससे आपको स्ट्रेस भी रिलीज़ होगा और आपकी जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड भी करेंगे और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत कम होगी। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होते हैं ना तो अगर किसी और चीज़ की सर्जरी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन रिमूव किया है हमने लीवर से, तो अब जब पेशेंट अगर ब्रीथिंग सही नहीं कर रहा तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या एडिशन होगा, सबसे पहले न्यूमोनिया। वेरी कॉमन इन हॉस्पिटल, आपने पढ़ा भी होगा ये। असिस्टेड ड्यूरिंग कफ ग्रेट फॉर वीक और पोस्ट ऑप पेशेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूज़फुल और इसके आउटकम्स भी बहुत अच्छे होते हैं जो ये हफ एंड कफ होता है। और हमने क्यों ये देना होता है पेशेंट को कि आपने लंबा साँस अंदर लेना है। सक्शनिंग जब ज़रूरत हो इसकी हम तब करवाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट को निमोनिया हुआ है तो हमें जो व्हीज़िंग साउंड आ रही हैं या ऑडिबल सिक्रीशन लाइक जब आप उसको स्टेथ के साथ चेक करते हो तो गिर-गिर की आवाज़ आना या व्हीज़िंग या सीटियों की आवाज़ आना या हमारी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो ड्रॉप हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो रहा है अम और पेशेंट जो है वो अनएबल टू ब्रीथ और कैन नॉट इवन कफ। अर्ली मोबिलाइज़ेशन वही बात है कि स्ट्रोक के बाद पेशेंट का गोल्डन पीरियड होता है। किसी भी सर्जरी के बाद जो लाइक फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स आर गोल्डन टाइम। अगर हम इसमें पेशेंट को एक अच्छा ट्रीटमेंट दे देते हैं ना, तो जो उसकी एक वो पेशेंट जिसको हम दे रहे हैं और एक वो जिसको नहीं दे रहे, तो 60% जिसको हम दे रहे हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होगी, उसकी मोबिलिटी अर्ली होगी और पेशेंट जो है वो हम अर्ली डिस्चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम द हॉस्पिटल। इम्प्रूव लंग फंक्शन, रिड्यूस डेलीरियम लाइक पेशेंट जो एक डेलीरियम की हालत में होता है उसको भी ये कम करती है, आईसीयू स्टे कम करती है। सिंपल मोबिलाइज़ेशन में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, बिल्कुल स्टार्ट से हमने पेशेंट को जब हम कहते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन करो, तो हमने उसको हाथ के साथ उसकी उँगलियों को मूव करते हैं, उसके जो एंकल जॉइंट है उसको मूव करते हैं, फिर हम नी की तरफ आते हैं, फिर हम हिप की तरफ आते हैं। ये आईसीयू का पूरा प्रोटोकॉल होता है कि हमने पेशेंट को कैसे रेंज ऑफ मोशन करवानी है। उसकी उँगलियों को मूव करेंगे, उसके उसकी रिस्ट को मूव करेंगे, उसके एल्बो को मूव करेंगे, उसके शोल्डर को मूव करेंगे, फिर उसकी नेक को, ठीक है? ये तो फिर हम एक्टिवली पेशेंट से कहेंगे कि आपने अपनी पाँव की उँगलियों को आगे-पीछे करना है, अपने पाँव को आगे-पीछे करना है। तो ये वेरी सिंपल लेकिन येट वेरी इफेक्टिव। सिंपल ऑन एज ऑफ द बेड, मतलब सिटिंग पहले दिन हम पेशेंट से ये कहेंगे कि चलें आप इतना चल लें कि अगर पेशेंट की हालत ठीक है थोड़ी-सी, उसकी हार्ट रेट ठीक है या अब पेशेंट थोड़ा बिस्तर की तरफ आ रहा है, तो हमने उसको कहना है कि आप एटलीस्ट उठ के अपने जो बेड के एज पे बैठ जाएँ। ये भी उसके लिए बहुत है। स्टेडिंग विद स्पोर्ट, स्पोर्ट के साथ हम उसको खड़ा करेंगे, फिर हमने इसको बस कहना है कि आप स्पॉट पे ही ना थोड़ा-सा ऐसे कदम को हल्का-फुल्का चलाएँ, मार्च करें। वॉकिंग विद असिस्टेंट, आई सी रेड फ्लैग्स ड्यूरिंग मोबिलिटी, हमने कब स्टॉप कर देना है, लाइक रेड फ्लैग्स, डिज़ीनेस हो रही है, पेशेंट इज़ अबाउट टू फेंट, हमने स्टॉप कर देना है। एसपीओ2 ड्रॉप कर गई है, एचआर बहुत स्पाइक कर गया है या बहुत कम हो गया है, बीपी जो पेशेंट का है वो अनस्टेबल है, लाइक एक मोमेंट पे बहुत लो है, दूसरे मोमेंट पे हाई है, तो हमने पेशेंट को नहीं छेड़ना। पेशेंट डिस्ट्रेस में जा रहा है, फिजियोथेरेपी निमोनिया, हमने पोज़ीशनिंग फॉर ड्रेनेज, हमने पोज़ीशनिंग आपने शायद आई डोंट नो आप कौन-कौन से सेमेस्टर्स में आपने पोज़ीशनिंग फाइनल सेमेस्टर में आप पोज़ीशनिंग पढ़ते हो ड्रेनेज के लिए, अम, और दे आर क्वाइट अ लॉट कि हमने कौन-कौन सी पोज़ीशन में बेड में किस तरह रखना है उसको। एसीबीटी एक्टिव साइकिल, एक्टिव ब्रीथिंग साइकिल है और मोबिलाइज़ेशन हमने मोबाइल करना है पेशेंट को कैसे, टेम्परेचर, ऑक्सीजन डिमांड्स का हमने देखते रहना है साथ-साथ। एआरडीएस में हमने कैसे कर टेक्निक से हमने ब्रीथिंग पैटर्न पे में फ़ोकस करना है। एक तो मैं कहूँ
एग्रेसिव परकशन को बस अवॉइड ही करना है क्योंकि उसके जो आउटकम्स हैं दे आर वर्स्ट इवन मैं कहूँगी कि उसमें आप अगर पेशेंट को ब्रूज़ हो जाए या उसके फिर प्रेशर सोर्स भी ज़्यादा हो जाएँगे क्योंकि स्किन इज़ ऑलरेडी वेरी सेंसिटिव और ऊपर से हमने उसको परकशन में इतना न स्ट्रेस आउट कर दिया तो वी हैव टू बी वेरी जेंटल, वेरी केयरफुल। प्रोन और साइड लाइन में पोज़ीशनिंग हम मोस्टली रखते हैं या सेमी फॉलोअर्स। फर्स्ट लिप ब्रीथिंग आपको पता है क्या होती है, कंट्रोल ब्रीथिंग हमने रखनी है, जेंटल क्लीयरेंस हमने साथ-साथ उसको हफ एंड कफ करके क्लीयरेंस करते रहना है और इतना भी नहीं करवाना पेशेंट को कि वो एक तो थका होता है और हम उसको कहेंगे नहीं बस तुम हमारी बात सुनते जाओ तो नो हमने पेशेंट को बिल्कुल थकाना भी नहीं है। तो दिस इज़ लाइक फर्स्ट लिप ब्रीथिंग कि हमने कैसे साँस लेनी है फर्स्ट लिप के साथ। ब्रीथिंग इन पोस्ट ओपी आईसीयू, सपोर्टेड कफिंग, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़, अर्ली इम्बुलेशन और पेन कंट्रोल इज़ गुड बेटर ब्रीथिंग। फाइनल टेक अच्छा अब कुछ चीज़ें कि आपने अगर सेशन मेरा गौर से सुना है तो कुछ 5-6 चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट को या एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। वर्क हमने स्लोली करना है और सेफली, वी डोंट हैव टू हरी हमें प्रेशराइज़ खुद को भी नहीं करना, ना पेशेंट को करना है। एक तो वो पेशेंट वैसे भी डॉक्टर को देख के कि वो परेशान हो रहा है तो और ज़्यादा खौफ में चला जाता है। पेशेंट के वाइटल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को नहीं देखना सिर्फ़ आपने वाइटल्स को चेक करना है, आपने उसकी इनटेक्स लेनी है कि कितना वेरी कर रहा है उसका ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट। पोज़ीशनिंग वाइज़ली हमने यूज़ करनी है और एयरवेज़ हमने क्लियर रखने की उसकी कोशिश करनी है क्योंकि अगर एयरवेज़ साफ़ नहीं होते तो ब्रीथिंग इज़ हार्ड, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और देयर इज़ अ लॉट मोर। मोबिलाइज़ अर्ली एज़ पॉसिबल और आईसीयू टीम के साथ हमेशा आपने बातचीत करनी है कि इस पेशेंट की क्या कंडीशन है, आया वो बेहतरी की तरफ जा रहा है तो आप उसमें और अच्छी चीज़ें ऐड कर लें, अगर नहीं तो आप देखेंगे आप कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको लेक्चर मेरा समझ आया होगा थोड़ा बहुत और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी, प्लीज़। जैसे आपने कहा कि हमें हार्ट रेट को देखना है कि 30 या 130 40 या 130 से ज़्यादा 130 से ज़्यादा ना हो, 40 से कम ना हो तो हम नहीं शुरू कराएँगे। तो जी, अगर बिल्कुल। नॉर्मल हार्ट रेट नॉर्मल चल रहा हो, तो क्या हुँ, हम हुँ। मैक्सिमम हार्ट रेट का ख़्याल रखेंगे कि कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज हमने इंक्रीज़ कर सकते हैं या कहाँ तक लेके जा सकते हैं उसको? बिल्कुल, हार्ट रेट का प्रॉपर फ़ॉर्मूला होता है। हमने पेशेंट को फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आईसीयू से निकल के आप वैसे फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं आप और आप एक पेशेंट को डील कर रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ में या वो स्पोर्ट में है, तो हमने तब भी जो एक्सरसाइज़ हम उसको प्लान देंगे, तो हमने उसका हार्ट रेट का हमेशा ख़्याल रखना होता है। उसके फ़ॉर्मूला में उसकी ऐज आ जाती है और उसकी ऐज के साथ हमने लिंक करके उसका वेट को रख के मद्देनज़र तो फिर हमने उसका हार्ट रेट कैलकुलेट करना होता है। तो ये जस्ट इतना नहीं है कि हमने पेशेंट में ही हार्ट रेट चेक करना है, हम हमारा कोई भी वैसे कोई क्लाइंट है, हम पेशेंट उसको वो बीमार नहीं है लेकिन वो हमारा क्लाइंट है जो हमसे सेशंस ले रहा है, तो हमने तब भी उसको हमेशा उसका एचआरआर कैलकुलेट करके ही उसको आगे एक्सरसाइज़ करवानी होती है और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अक्सा।
कि हम उसको पेशेंट को हम कैसे लेके चल रहे हैं। उसमें उसका हार्ट रेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा केसेज़ आते हैं कि जी वो अभी इसकी 30 एज थी या 40 से कम था, 40 से थोड़ा-सा ज़्यादा था तो उसको एक्सरसाइज़ करते हुए हार्ट अटैक हो गया या कोई उसको एम्बोलिज़्म था वो अम, अ डीवीटी का ख़ास करके जो पेशेंट होते हैं, वो जब मोबिलाइज़ होके बॉडी के किसी और हिस्से में जाता है, तो दे कैन कॉज़ कॉम्प्लिकेशन और इवन इतनी सीवियर के पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो एचआरआर सिर्फ़ हमने हॉस्पिटल में नहीं कैलकुलेट करना, बल्कि हमने हम हमारे क्लाइंट या हमारा कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका भाई है, वो भी अगर जिम कर रहा है या वो स्पोर्ट्स में है, तो हमने उसको जो गाइड करेंगे इंटेंसिटी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो हमने उसको एचआर को कैलकुलेट करके देनी है। जिसको हम नॉर्मली पाकिस्तान में तो हम बहुत निग्लेक्ट करते हैं और इसका तो पता भी नहीं होता हमें। बिल्कुल। अ, यही यहाँ से मेरा सवाल ये है कि हम जैसे एक्सरसाइज़ वगैरह में हम मैक्सिमम हार्ट रेट का 70% भी एक्सरसाइज़ स्टार्ट करवा देते हैं अगर एक्सरसाइज़ हम उसमें हुँ, हुँ। परफॉर्म करें तो। लेकिन हम एल्डरली में हमने क्या करेंगे कि 40 टू 50% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट यहाँ से हम इनिशिएट करवाएँगे उनको या कभी-कभार 30 से भी करवाना शुरू कर देते हैं जिस तरह की बॉडी हमें रिस्पॉन्ड करिए। तो आईसीयू में हम इस परसेंटेज का ख़्याल रखेंगे कि 10% हार्ट रेट हो तो उसके बाद हमने एक्सरसाइज़ को इंटेंसिटी को ज़्यादा नहीं करना या हम 20-30 तक लेके जा सकते हैं। देखिए जब अगर वैसे अगर आप काम कर रही हो, अब ये भी नहीं है कि जो हमने बस पढ़ा है हम उसी पे लेके चले हैं। हमने पेशेंट की कंडीशन देखनी है कि अगर उसका ऑलरेडी 10% है तो उसकी कंडीशन काफ़ी बुरी है। तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि ये ना हो कि हम उसको करवाएँ और कंडीशन वर्स्ट हो जाए। ये नहीं है कि अब हमने ये पढ़ा था तो हम उसको अप्लाई करते ही जाएँ। ऐसा ही है ना तो हम देखेंगे उसकी कंडीशन और सम टाइम हम अवॉइड कर देते हैं पेशेंट को। ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लिमिट है 10 से कम नहीं करना हमने, तो हम 10 पे जाके उसको करवाएँ ही करवाएँ, नहीं हम उसको थोड़ा-सा ब्रेक दे देंगे। यही बेसिक एथिक्स में आता है। समझ आ तो रही है हम आपको? फिर यही करेगा और हमने कंडीशन के मुताबिक ही लेके चलना है, इससे ज़्यादा हम मतलब एक हार्ड रूल नहीं है कोई भी किसी चीज़ के लिए, जब हमारा नहीं, बिल्कुल हमने अपने जो कॉमन सेंस है उसको यूज़ करना है जब हम क्लिनिकल सेटिंग में हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू। यू वेलकम। बाकी जो फ़ॉर्मूला है वो मैं आपको ना ये कैलकुलेशन का जो भी है ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है? कि कैसे हमने कैलकुलेट वगैरह करना है इसका फ़ॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अ, चलिए आप लोग मुझे ये बताएँ कि कौन-सी हमने लाइक कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? हमने कब पेशेंट को हैंडल करना मतलब उसको एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ नहीं लेके जाना? कौन-सी ऐसी कंडीशंस हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं?
तो वाइटल फिंगर में अंडर कंट्रोल ना हो या डायबिटीज की कंडीशन में ठीक है और इसके अलावा जो हार्ट पे कंट्रोल नहीं है वाइटल्स में आ जाएगा। हुँ, अम, इस हुँ। इसके अलावा अगर पेशेंट एआरडीएस में है या उसको सेप्सिस हो गया है, पेशेंट सेप्सिस में चला गया है, तो हमने तब भी अवॉइड करना है क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा एक्सरसाइज़ वगैरह करवाएँगे तो जो हमारा बॉडी है वो जो उसका इम्यून सिस्टम है वो और ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा और उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है या जो उसकी रीडिंग्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, तो तब भी हमने पेशेंट को डिले कर देना है या उसको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना पेशेंट के साथ, ठीक है? इसके अलावा कोई थोरेसिक सर्जरी हुई है या कोई फ्रैक्चर हुआ है, रिब का फ्रैक्चर हुआ है या बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रोंकोस्पैज़्म है, तो हमने उसको अकेले नहीं करना, हमने साथ में नर्स रखनी है जो कि सक्शनिंग करती जाए, ठीक है? क्योंकि ये वर्स्ट कर देता है। इवन कि जब हम पीड्स में देखेंगे तो एक बच्चा ऑलरेडी उसको सीवियर इन्फेक्शन हुआ है या निमोनिया हुआ है या कोई भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन चल रही है, तो हम उसको अकेले अगर हैंडल करेंगे तो जो इवन कि मेरे हॉस्पिटल सेटिंग में ऐसा हुआ था कि जो मेरी कोलीग थी वो एक बेबी पे कर रही थी परकशन और कफिंग तो वो जो एक्यूमुलेशंस हैं वो जब उसकी एक्यूमुलेट हो गई स्प्यूटम वगैरह तो द बेबी वाज़ अनएबल टू ब्रीथ तो हम उसको फ़ौरन ही तब वो हमारे फिजियोथेरेपी वार्ड में आया हुआ था तो दोबारा हम उसको पीड्स के वार्ड में लेके गए, वहाँ पे उसकी सक्शनिंग हुई, फिर दोबारा उसको ऑक्सीजन लगी, नेबुलाइज़ वगैरह किया तो फिर पेशेंट ने ब्रीथ किया, तो इसलिए हमने इसकी कंट्राइंडिकेशन को बहुत मद्देनज़र रखना होता है कि हमने रिस्क नहीं लेना और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर नाउ वर्किंग इन हॉस्पिटल सेटिंग और पेशेंट हमारे पास फिज़ियोथेरेपी सेटिंग में आया, तो अगर हम उसकी पर्क्शन या मोबिलाइज़ेशन कर रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसकी सक्शनिंग भी कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली हमने हैंडल करना होता है। और इसके साइन्स ये होते हैं कि अगर हम पेशेंट को करवा रहे हैं परकशन या कफिंग तो अगर उसके लिप्स ब्लू हो रहे हैं या हम देख रहे हैं कि पेशेंट इट्स हार्ड फॉर द पेशेंट और बेबी टू ब्रीथ तो हमने इसको फ़ौरन वहीं पे स्टॉप करना है और उसको हमने जो भी हमारे पास अवेलेबल है कि हम उसकी ब्रीथिंग को रिस्टोर कर सकें, हमने उधर लेके जाना होता है वरना इट कैन मेक वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इवन हमारा लाइसेंस भी खतरे में होता है। जी। तो सस्टेन के लिए फिर सस्टेन कब होता है या अगर जैसे हमारे पास नर्स अवेलेबल नहीं है, सेटिंग की बात हो रही है, केस हमारी अंडर कंट्रोल है लेकिन सस्टेन की भी ज़रूरत है। तो सस्टेन हमें में मोस्टली ये नहीं सिखाते आप कौन-से सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि हमें हॉस्पिटल सेटिंग में हमें पोज़ीशनिंग ज़रूर बताई जाती है कि कौन-सी पोज़ीशन में रह के आपने पेशेंट को ये परकशन और कफिंग देनी है और कैसे वो उसको हफ एंड कफ करके निकालना है। लेकिन एज़ सच मेरी तो यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ था कि हमें सिखाया गया हो कि हमने सेक्शनिंग कैसे करनी है। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि हमने नर्स को साथ लेके हमने उसकी सेक्शनिंग वगैरह क्योंकि हम एनाटमी में को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है कि हम जो है ट्यूब है वो हम कैसे पास कर रहे हैं। ऐसे ही है मतलब मैंने आपकी बात से थोड़ा-सा लिया था कि अगर हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं है, मैं खुद भी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो वहाँ पे नर्स अवेलेबल होती हैं। तो हम मैं फिर टाइम करना था कि अगर खुद कैसे करेगी फिज़ियोथेरेपी या करेंगे कोई भी खुद फिज़ियोथेरेपी? हमें आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना अलाउ होता है क्योंकि हमें इवन कि जो हमारी रिसर्चेज़ है उसमें भी हमें यहीं तक बताया गया कि हमने नर्सेज़ को साथ रखना है। क्योंकि हमें एनाटमी और फिज़िकली ऐसे करके दिखाया नहीं जाता कि हम खुद करें। एक तो अलग बात है कि हमने सीखा हुआ हो या हमने हमने फिज़ियोथेरेपी के अलावा प्रैक्टिस की हो तो हम करें लेकिन एज़ सच अगर हम कौन से प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सकते हैं उसमें तो नहीं है। जी, हाँ, अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं इसमें कार्डियोपल्मोनरी स्पेशलाइज़ेशन कर रहे हैं हम तो तब जाके हम उसमें स्पेशलाइज़्ड प्रोटोकॉल हम उसको फ़ॉलो करें, तो आई थिंक ठीक है, लेकिन अगर डीपीटी के बाद करना इज़ नॉट सेफ प्रैक्टिस।
मैम लिंक नहीं ओपन हो रहा है, आप काइंडली देख लीजिएगा, दोनों जो आपने भेजे हैं उससे नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो हार्ट रेट का फ़ॉर्मूला वग़ैरह है ना, ये मैंने यहाँ पे चैट में भी शेयर कर दिया और मैम ने ग्रुप में भी शेयर कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50% पे हमने कितनी लाइट करवानी है, 70 पे मॉडरेट और 85 पे विगोरस की तरफ हम जा सकते हैं और 85% जिसकी है ही और शी मस्ट बी वेरी हेल्थी इंडिविजुअल। तो इसको हमने ऐज के साथ ही लेके चलना होता है और हमने इसको कैलकुलेट करना होता है और इसको अगर आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आए ना तो इट्स वेरी सेफ आपके लिए भी सेफ रहेगा, पेशेंट के लिए भी सेफ रहेगा और इसकी जो आउटकम्स है वो भी बहुत अच्छे आते हैं फिर, ठीक है? तो चलिए ठीक है फिर थैंक यू सो मच एवरीवन और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे कभी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम वन्स अगेन।